माँ अब क्या बताऊँ मैं, 25,000 तो बस किराया देता हूँ। बच्चों के स्कूल, बस का खर्चा और घर का सब कुछ करने के बाद हाथ में कुछ बचता ही नहीं। फिर भी अपनी गृहस्थी चला रहा हूँ। कभी आपसे सहारा नहीं मांगा है, पर आप हो कि अपनी परेशानी बताकर मुझे और परेशान कर देती हो। राजेश अपनी माँ आशा जी से कहता है। आशा जी बोली, बेटा मैंने तो तुमसे कई बार कहा कि तुम अपना ट्रांसफ़र अपने शहर में करवा लो। अपनों का साथ मिलेगा, कम से कम किराए का पैसा तो तुम्हारा बच जाएगा, कुछ तो बोझ कम होगा। तुम हमारी इकलौती औलाद हो। अब सुख तुमसे बांटती हूँ तो दुख बांटने किसके पास जाऊँगी। राजेश बोला, माँ औरत की यही आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अपनी तकलीफ़ का ढिंढोरा हर किसी के पास पीटती रहती हैं। पापा को देखिए, वो तो कभी शिकायत नहीं करते। सारी दिक्कतें आपको ही होती है। अगर मैं उस शहर में आऊँगा तो बस किराया बचेगा, पर मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी जो मैं उठाना नहीं चाहता। कुछ महीने बाद राजेश के मकान मालिक ने कहा, राजेश बाबू महंगाई बहुत बढ़ रही है तो इस घर का किराया भी अब बढ़ जाएगा और बिजली का मीटर भी मैं अलग लगवा दूंगा। अब इतनी बड़ी सोसाइटी में 25,000 में घर कहाँ मिलता है। कम से कम 30,000 का महीना होगा और हर साल किराया 10% बढ़ जाएगा। अगर आपको जमता है तो ठीक है, वरना आप कहीं और देख लीजिए। राजेश को बहुत बड़ा झटका लगा। मकान मालिक के जाने के बाद राजेश और उसकी पत्नी अनीता दोनों बात विचार कर रहे थे। अनीता बोली, कई सालों से आपके माता पिता हमें अपने शहर में आने के लिए आग्रह कर रहे हैं, क्यों ना आप अपना ट्रांसफ़र वहाँ करवा लें, हमारे पैसे भी बच जाएंगे। राजेश बोला, तुम पैसों की बात करती हो, क्या तुम उन लोगों के साथ रह पाओगी, उनकी जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी। अनीता बोली, उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसका जुगाड़ मैं कर दूंगी। आप ये सोचिए, मकान का किराया बचेगा, बिजली का बिल और राशन पानी, इन सब का खर्चा हमें नहीं देना पड़ेगा। आपके पिताजी को जो पेंशन मिलता है तो क्या वो अपने बेटे से महीने का खर्च मांगेंगे। एक बार हिसाब लगाकर देखिए, हम फायदे में रहेंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद राजेश को फायदे का सौदा लगा। कुछ रोज बाद उसने माँ को फ़ोन किया और बोला, माँ आप बार बार कहती हैं अपने शहर लौट जाओ, कहीं हमारे आने से आपको दिक्कत ना होगी। माँ बोली, नहीं नहीं बेटा, जहाँ तुम्हें तुम्हारी तरक्की दिखे तुम वहीं रहो, मैं तो बस तुम्हारी परेशानी देखकर बोल रही थी। इधर अनीता ने राजेश को इशारा किया। राजेश बोला, नहीं माँ, मेरी तरक्की का क्या है, आपसे बढ़कर तरक्की नहीं है। अनीता भी बोल रही थी कि इस शहर में कुछ अपना नहीं लगता, तो मैं सोच रहा हूँ अपना ट्रांसफ़र अपने शहर करवा लूँ। ट्रांसफ़र दिल्ली करवा लेता है। आशा जी बोली, तुम्हारा घर है, जब जी चाहे आ जाओ। अनीता को लगा उसकी योजना सफल रही। 2 महीने के भीतर राजेश ने ट्रांसफ़र करवाया और अपने शहर दिल्ली लौट आया। माता पिता बहुत खुश हैं, क्योंकि जो बेटा साल में एक बार मिलने आता था अब वो उनके साथ रहेगा। आशा जी ने बड़ा वाला कमरा साफ करवा कर बैठे बहू को दे दिया। धीरे धीरे राजेश का परिवार वहाँ बस गया। करीब 1 महीने बाद अनीता आशा जी से बोली, मम्मी जी, बबलू को स्कूल बस लगाने की क्या ज़रूरत है, पापा जी तो घर में ही बैठे रहते हैं, वो भी तो इसे स्कूल छोड़ना और लाने का काम कर सकते हैं, हमारा कुछ पैसा भी बच जाएगा। आशा जी बोली, नहीं नहीं बहू, वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, इतना ही बहुत है। उन्हें धूप में इधर उधर मैंने कभी जाने नहीं दिया, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी वो संभाल नहीं पाएंगे। जहाँ तक बात पैसों की है, यहाँ तो तुम्हारा उतना पैसा खर्च भी नहीं होगा, फिर क्या दिक्कत है। इतना कहकर आशा जी चली गईं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अनीता अपने पैसे बचाने की योजना आए दिन करती रहती थी। अगले महीने राशन वाला राशन लेकर आया और लंबा चौड़ा बिल अनीता को दिया। वो बोली, मुझे क्यों दे रहे हो, ये बिल मम्मी जी को दे देना, राशन तो वही मंगाती हैं। जब राशन वाले ने इतना बड़ा बिल आशा जी को दिया, आशा जी हैरान हो गई। बोली, भैया सुबह सुबह मजाक कर रहे हो, हम कोई नौकरी वाले तो हैं नहीं, पेंशन पर जीते हैं, ये इतना बड़ा बिल मुझे दे रहे हो। राशन वाले ने कहा, चाची ये बिल आपके घर का ही है, पहले 1000 रुपये में सब सामान आ जाता था, पर अब बहुत सामान दुकान से मंगवाया जाता है, 1 महीने
तो भैया ने दिया था, फिर बाबूजी ने दिया। इस बार भाभी ने आपको देने के लिए कहा है। बिल देखकर वो चला गया। आशा जी ने जब सारी सामग्री का लिस्ट देख वो हैरान रह गई। वो जाकर अनीता से बोली, बहू तुम तो जानती हो हमारी कोई कमाई नहीं है, बस पेंशन पर ही घर चलता है। इसमें जो सामान है वो तो हम इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। तो ऐसा करो, ये राशन का पैसा तुम दे देना, क्योंकि इतना खर्चा उठाना हमारे बस की बात नहीं है। अनीता बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं। एक तो आप हमें अपने पास रहने के लिए बुलाती हैं कि हम आपकी जिम्मेदारी उठाएं, तो आप कुछ खर्चे नहीं उठा सकती हैं। आखिर पापा जी के पैसे को बचाकर आप क्या करेंगे? हमारे ऊपर तो अभी कितनी जिम्मेदारियां हैं, आप लोगों का क्या है? बस खाना और रहना। तभी आशा जी के पति किशोर जी, जो अक्सर बीमार रहते थे, कमरे से निकल कर आए और बोले, आशा हमारे घर में पैसों के लिए कभी कोई बहस नहीं हुई, फिर आज क्यों? आशा जी बोली, आप क्यों कमरे से बाहर आ गए? जाइए आप आराम कीजिए, मैं देख लूँगी। तभी घर में राजेश आया और बोला, क्या बात है, शोर क्यों हो रहा है? अनीता ने अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर राजेश के सामने रखा। राजेश बोला, माँ पापा के पैसों पर क्या हमारा कोई अधिकार नहीं? एक तो हम यहाँ रहकर आपको सहारा दे रहे हैं और राशन का पैसा आप दे या अनीता दे, बात तो एक ही है। आशा जी बोली, सही कह रहे हो बेटा, पैसे मैं दूं या बहू एक ही बात है, क्योंकि हमारी ज़रूरत का इसमें कोई सामान नहीं है। और जहाँ तक पैसे बचाने की बात है, मुझे पैसे तुम्हारे पापा की बीमारियों के लिए बचाना है, ताकि मुझे हमारी दवाइयों के लिए तुम्हारे पास हाथ ना फैलाना पड़े। राजेश बोला, माँ अभी मुश्किल से 6 महीने ही बीते हैं हमें यहाँ आए, पर आपने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या इसीलिए आप हमें यहाँ रहने के लिए बुला रही थी कि हम आपको सहारा दें और आप हमारी बेइज्जती करें? आशा जी बोली, गलत फहमी में मत रहो बेटा। बेटा किसी को बेटे बहू का सहारा नहीं, बल्कि माँ बाप को उनका साथ चाहिए होता है। जीने के लायक पैर तो हमें सरकार से मिल जाता है, पेंशन तो हमें सरकार से मिल जाता है। हाँ, बस अपनों का साथ चाहिए। अपनी बैसाखी बनाने आए हो, इतना तो मैं भी समझती हूँ। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, पर मुझे लगा तुम खुद व खुद समझ जाओगे। अनीता गुस्से में बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या हमें वहाँ कोई दिक्कत हो रही थी? अरे हम तो आपको सहारा देने आए थे, पर हमें क्या मालूम था कि आपकी सोच हमारे लिए ऐसी होगी। आशा जी बोली, बहू मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे तुम्हारा सहारा नहीं, बस साथ चाहिए। अगर मैं सारे पैसे तुम लोगों पर खर्च कर दूंगी तो अपनी ज़रूरत के लिए तुम लोगों के आगे मुझे हाथ फैलाना होगा, जो ना तुम्हें अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। तभी कैलाश बाबू अपने कमरे से अपनी दवाइयों का बिल लेकर राजेश को दिखाते हुए बोले, बेटा आज तक हमने अपनी कोई परेशानी तुमसे साझा नहीं की। देखो हर महीने हज़ारों का खर्चा मेरी दवाइयों पर चलता है। तुम्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि तुम्हारी माँ ने अपनी सेविंग और कितने जेवर गिरवी रख लिए। मैं तुम्हारी माँ को हमेशा अपनी परेशानी तुमसे साझा करने से मना करता था, पर वो कहती थी बेटा है, उसे सब पता होना चाहिए। और आज तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हारा सहारा चाहते हैं? नहीं बेटा, बस तुम्हारा साथ चाहते हैं, ताकि जब हमें कुछ हो तो तुम हमारे साथ रहो। राजेश जब वो बिल देखा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसे खुद से घृणा होने लगी कि वो आज तक बड़े आराम से रह रहा था, वो इसलिए कि माता पिता कभी उससे एक पैसा नहीं लेते थे, और अब वो अपने माता पिता के साथ का ही सौदा करने आ गया। जहाँ वो कुछ पैसे बचाने के लिए अपने माँ बाप का सहारा ले रहा था, वहीं उसके माता पिता अपनी परेशानियाँ अकेले लड़ रहे थे और अपने बेटे की मदद कर रहे थे। रात में खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए। अनीता राजेश से बोली, मैं बोल रही हूँ ये सब इनकी चाल है, ये पुराने दिनों का बिल दिखाकर हमें बरगलाना चाहते हैं। राजेश बोला, चुप हो जाओ, मैं शर्म से मरा जा रहा हूँ और तुम उसको बहुत बड़ा रही हो। आज अगर पापा को पेंशन नहीं मिलता तो उनकी दवाइयों और घर का खर्च भी मुझे उठाना पड़ता। तुम्हें नहीं देख रही हो कि वे अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा रहे हैं? अरे वो हमसे कुछ नहीं, बस हमारा साथ चाहते हैं।
धीरे धीरे राजेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घर के सारे खर्चे अपने हाथों में लिए। इधर आशा जी ने बेटे का बोझ हल्का करने के लिए पोते को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी खुद पर ली। अनीता को भी एहसास हो चुका था कि कल को अगर उसकी सास की जगह वो हुई तो उसे कैसा महसूस होगा। यही सोचकर उसने अपना व्यवहार बदला और घर के कामों में सहयोग दिया। दोस्तों, माता पिता पूरे जीवन अपने बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं और हर अच्छे बुरे वक्त में बच्चों का साथ देते हैं। एक उम्र हो जाने के बाद वो अपने बच्चों से सहारा नहीं, बस उनका साथ चाहते हैं। तो क्या उनकी मांग गलत है?